नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी भाटीसर की पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्लास प्योरली एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम जानेंगे कि क्या हमें इसमें पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे और यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं जैसे फर्स्ट टॉपिक आपका जो इसके अंदर है बेसिक की टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए, एक बात ज़रा समझिए, जब तक आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बेसिक टर्म्स को नहीं जानोगे, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। जैसे प्रथम है आपका जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, है ना। सेकंड पॉइंट आपका आता है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब इतना सब कुछ आप जान लोगे, बेसिक टर्म्स जान लोगे, इनकी बेसिक टर्म जान लोगे, क्योंकि इन सब का यूजेस फुल क्लासिकल मैकेनिक्स में होने वाला है। हर एक यूनिट में भी इसका यूज होने वाला है, तो जरा इनको ध्यान से देखना है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन ये क्या होती है। ओके, तो देखिए, कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे पहले इसके बारे में, उसके बाद जो है आगे शुरू करेंगे। जैसे इट इज ए मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड arbitrarily in any manner, in any manner। मतलब क्या है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मोशन along a specified path is the simplest एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशंस। अब देखिए, ये क्या है, ये आपका एक मोशन है जो प्रोसीड नहीं हो सकता किसी भी मैनर में, यानी कि आप बोल सकते हो ये मोशन की रुकावट डालता है। ठीक है, किसी भी पाथ में आप जो है मोशन करते हो तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट उत्पन्न करेगा ही करेगा, वहां पे आएगा ही आएगा। सेकंड टर्म की बात करें तो वो है आपका फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, कि भाई ये फोर्स क्या है, कैसे कंस्ट्रेंट करता है किसी मोशन को। उस फोर्स की अगर बात करें तो हम डाल सकते हैं इसके अंदर कि द फोर्स by virtue of which they restrict the motion of the system. Such forces is called as such forces are termed as the force of constraint। देखिए भाई, आपका कोई रास्ता है, आप रास्ते में मोशन करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो रास्ते में कोई भी पार्टिकल है मोशन करेगा तो उसके बीच में कोई ना कुछ फोर्स उसे मिलेंगे जो उसके मोशन को कंस्ट्रेंट करेंगे, अपोज करेंगे, तो एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। क्लियर। तो दो पॉइंट है हमारे। पहला पॉइंट है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है, यानी कि इट इज ए मोशन व्हिच कैन नॉट प्रोसीड। ये वो मोशन होती है जो कि प्रोसीड नहीं होती है किसी भी मैनर में। अब जब वो मोशन प्रोसीड नहीं होगी तो ऐसा कुछ ना कुछ फैक्टर वहां काम कर रहा होगा, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, जो आपकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। आपकी से मतलब मेरा पार्टिकल की मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, रुकावट डाल देगा। ठीक है, ऐसी जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एक आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमएससी के एग्जाम के लिए भाई। 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको समझना है, ठीक है, कि ये क्या होती है। ओके, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं हम, तो हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, आपका एक चीज सुनी होगी कि भाई कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे किसी पार्टिकल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो यहाँ पे लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं क्या, द नंबर ऑफ independent ways independent ways in which a mechanical system can move without violating any constraint which may be imposed is called degree of
द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हो तो आपने इसका नाम हिंदी में सुना होगा स्वतंत्रता की कोटियां। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कहानी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो भाई आप मान के चलो कि आपका जो है लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को DOF के नाम से मैं लिखूंगा बार बार, है ना, R3N माइनस माइनस के, सो दैट इसका फॉर्मूला बन जाता है कि F इजिकल टू होता है 3N माइनस के, 3N माइनस के, ये होता है आपका फॉर्मूला। जहाँ पे N क्या है, जहाँ पे N आपका हो जाता है जहाँ पे N आपका हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल हैं, और K आपका हो जाता है इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम रास्ते हैं, कितने रास्ते हमारे लिए खुल सकते हैं, कितने रास्ते पार्टिकल के लिए खुल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं F इजिकल टू 3N माइनस के से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जब नेक्स्ट टॉपिक की बात अगर हम करें तो आप इसमें देखेंगे कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। दो टॉपिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और आपका ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इन दो में से एक में एक क्वेश्चन 2 नंबर का 100% आता है एग्जाम के अंदर एक्सटर्नल में। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, कैसे इसको हम लिखेंगे, है ना। तो जब लिखने की बारी आती है तो लिखते हैं डिस्क्राइब द configuration of a system we select the smallest possible number of variables। ठीक है, these are called generalized coordinate। अभी आपको इसकी बेसिक चीज समझनी है, इसके जो नोटेशंस होंगे वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे चूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं हेडिंग हाउ टू चूज ए सुटेबल सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम कैसे सेट करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, जो पहला पॉइंट है क्या लिखेंगे, देयर वैल्यूज डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। सेकंड, ये जो करता क्या है, दे मे बी वेरीड एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऑफ ईच अदर, ये ध्यान रखना, विदाउट वायलेटिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम किया है, हमने सबसे स्टार्टिंग किया था कंस्ट्रेंट मोशन से, फिर हमने कंस्ट्रेंट मोशन मतलब कि पार्टिकल कैसे मोशन करता है, उसे कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, जो कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन होंगे, फोर्स उस पर क्या कौन सा फोर्स काम करेगा, और उस पार्टिकल की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये भी हमें देखना है। और सबसे जरूरी बात, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है और ये क्या करते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारा आता है आपका डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब ये डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल आपकी हर एक डेरिवेशन में यूज होगा इस यूनिट की। ठीक है, डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो वही, और एग्जाम भी आपके 2 महीने में आ ही जाएंगे। एग्जाम का पैटर्न बहुत सिंपल होता है, स्टार्टिंग में 2 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से पैटर्न बन जाता है। ठीक है, 75 का ठीक है एग्जाम में आता है ना। तो डी.एल. नंबर ने क्या कहा कि ठीक है भाई, हम कहते हैं इसका जो रूल होता है, इंपॉर्टेंट रूल है, ऐसे याद कर लेंगे, समेशन i इज इक्वल टू
फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट माइनस पी डॉट आई, और ये आता है डेल आर आई। अब ये क्या इजिकल टू जीरो, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या लिख दिया सर ने, ये एफ आई क्या है, पी आई क्या है। तो भाई जो हमारा ये एफ आई है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, की हमने क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया है, ठीक है, इसे बोलते हैं एफ आई। अभी पी डॉट क्या है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव फोर्स। आपने तो हमने सर ऐसा नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा पी डॉट का मतलब होता है डीपी अपॉन में dt। जहां भी ये डॉट आप देखोगे उसका मतलब ये है कि वो डेरिवेटिव है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसी को बोलते हैं फोर्स। ओके, तो ऐसे ही डेल आर आई क्या है, ये इसको बोलते हैं भैया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, थोड़ा इसकी कहानी समझेंगे। पहले आपको ध्यान रखना है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल समेशन एफ आई माइनस पी आई डॉट में डेल आर। अच्छा एक बार बताओ मुझे, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा वर्क डन तो है एफ इंटू डी आर, ये पूरा क्या है, ये पूरा वर्क डन तो है। बस अंतर क्या हुआ है कि जो हमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया है और जो इफेक्टिव फोर्स लगा होगा उन दोनों का डिफरेंस है ये। क्यों अप्लाई किया गया फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इफेक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए माइनस हो रहा है, ठीक है। और डेल आर आई क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में लिखने को कहा जाए तो कैसे लिखोगे, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो इसमें लिखेंगे इट इज एन assumed infinitely change of system coordinate occurring while time is constant, ठीक है। इट इज कॉल्ड virtual rather than real since no actual displacement। मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कैन कैन टेक प्लेस विदाउट द पैसेज ऑफ टाइम, दैट्स इट। यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है, ये आपका वर्चुअली काम हो रहा है। क्या लिखा हमने, हमने लिखा इट इज एज्यूम इनफिनिटेसिमल चेंज ऑफ सिस्टम कोऑर्डिनेट अकरिंग व्हाइल टाइम इज कांस्टेंट, यानी कि आपका चेंज होगा सिस्टम कोऑर्डिनेट में। इट इज कॉल्ड वर्चुअल रेदर देन रियल, यानी कि वो हमारा वर्चुअली होता है, आभासी होता है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। यानी लिख सकते हैं कि नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैन टेक प्लेस विदाउट पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ कोई भी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी मुझे लग रहा है, ठीक है। जब आगे हम बात करते हैं तो यहाँ तक आप देखो तो आपने चीजें पढ़ ली हैं अभी तक, ये चीजें पढ़ ली हैं, कंस्टेंट मोशन, फोर्स ऑफ कंस्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, रियल नंबर प्रिंसिपल, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं। अब आपका जो है बेसिक्स तैयार है, जो आपको चीजें यूज करने वाली हैं वो चीजें आपको पता लग चुकी है कि ये चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग हमारी जो होगा न्यूटन मैकेनिक्स से होगा, जो आपका यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर मोस्टली ये बताना है कि न्यूटन्स के लॉ कौन कौन से होते हैं, वो आप सभी को पता है ना। और इंडिकोसिस क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स से, क्यों हम उसको जो है छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो पहले तो न्यूटन मैकेनिक्स में आप जान लो कि न्यूटन्स के रूल पढ़ने हैं, और न्यूटन ने अपने कौन कौन से रूल दिए, 3 लॉज दिए। क्योंकि ये टॉपिक आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा इस पर हम ध्यान इतना नहीं देंगे, तो बस समझ लेंगे न्यूटन्स लॉ। जैसे फर्स्ट लॉ होता है आपका, क्या कहता है, द लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आपका होता है द लॉ ऑफ फोर्स, द लॉ ऑफ फोर्स। एंड थर्ड आपका होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। देन आई होप दैट कि आप सभी इन लॉ के बारे में जानते होंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ फोर्स क्या है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस क्या हैं, है ना, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें तो चलो थोड़ा लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है आपका कि एन ऑब्जेक्ट
फर्स्ट लॉ की बात करें अगर, फर्स्ट लॉ बोलता है भैया आपका कि एन, सॉरी दैट ये पेन कहाँ गया, एन ऑब्जेक्ट either will remain same, either remains at rest or continues to move, continues to move at constant velocity, constant velocity, ठीक है, unless unless acted upon by a force, ये तो लिखते हैं acted by upon a force कि पहला नियम तो हमारा ये होता है कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर स्टेबल है तो स्टेबल रहेगी, जब तक इस पर भारी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, है ना। ये होता है आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की जब बात करते हैं तो सेकंड लॉ आपका जाएगा ऐसे, ठीक है। सेकंड लॉ लिखेंगे कि द रेट ऑफ स्टेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता है ना, किसका, ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ये होता है। कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, और इसको मैं P डॉट भी लिख सकता हूं, ये भी ध्यान रखना, ओके। इसे बोलते हैं सेकंड लॉ। एंड थर्ड लॉ आपको पता है भैया, एक्शन रिएक्शन लॉ है कि कोई कितना कैसे काम करेगा, थर्ड लॉ में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थर्ड लॉ में कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अपोज्ड एन इक्वल रिएक्शन, ठीक है। बस ये इतना ध्यान रखना है, न्यूटन लॉ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और ये हमने आज इसमें पढ़े हैं। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट हो जाता है वो आपका जो है लैग्रांजियन चल जाता है। थोड़ा सा ओवरव्यू में लैग्रांजियन का आपको दे सकता हूँ, जो फॉर्मूले उसके वगैरह होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं और क्या डेरिवेशंस होती हैं उनको हम बाद में जानेंगे। तो जान के चले कि जो लैग्रांजियन हमारा होता है, इसमें जो हम पढ़ेंगे अभी बाकी का जो टॉपिक आगे चलेंगे, वो चलेगा आपका लैग्रांजियन, लैग्रांजियन होगा जिसको हम एल से करते हैं डिनोट, और ये टी माइनस वी होगा। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लीस्ट एक्शन वाला टॉपिक है, लीस्ट एक्शन लो क्या होता है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग चल जाती है। तो आज जो हमने किया ये सब बेसिक्स किया है ना, सब बेसिक्स पढ़ा हुआ, और यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, 2 नंबर्स में आता है जितना हमने आज तक पढ़ाया है। और इनमें से बता दूं मैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरलाइज कोऑर्डिनेट है आपका, एंड ये वाला है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। एक बार वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी आया था, तो 3 पॉइंट तो बहुत ज्यादा से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी को बैच अगर चाहिए ले सकता है, तो आप हमारे नंबर संपर्क कर सकते हैं 8287767574, ठीक है। ये जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और चीजों को समझिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी भारतीय की पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्लास प्योरली एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें हम जानेंगे कि क्या हमें इसमें पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, और यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक आपका जो इसके अंदर है, बेसिक की टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए एक बात जरा समझिए, जब तक आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बेसिक टर्म्स को नहीं जानोगे, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। जैसे प्रथम है आपका, जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, है ना। सेकंड पॉइंट आपका आता है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब इतना सब कुछ आप जान लोगे, बेसिक टर्म्स जान लोगे, इनकी बेसिक टर्म जान लोगे, क्योंकि इन सब का यूजेस फुल क्लासिकल मैकेनिक्स में होने वाला है, हर एक यूनिट में भी इसका यूज होने वाला है। तो जरा इनको ध्यान से देखना है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल क्या होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन ये क्या होती है, ओके। तो देखिए कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे पहले इसके बारे में, उसके बाद जो है आगे शुरू करेंगे। जैसे इट इज ए मोशन विच कैन नॉट proceed arbitrarily in any manner, in any
मैनर। मतलब क्या है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मोशन अलोंग ए specified path is the simplest एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशंस। अब देखिए ये क्या है, ये आपका एक मोशन है जो प्रोसीड नहीं हो सकता किसी भी मैनर में, यानी कि आप बोल सकते हो ये मोशन की रुकावट डालता है। ठीक है, किसी भी पाथ में आप जो है मोशन करते हो तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट उत्पन्न करेगा ही करेगा, वहां पे आएगा ही आएगा। सेकंड टर्म की बात करें तो वो है आपका फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। भाई ये फोर्स क्या है, कैसे कंस्ट्रेंट करता है किसी मोशन को, उस फोर्स की अगर बात करें तो हम डाल सकते हैं इसके अंदर कि द फोर्स by virtue of which they restrict the motion of the system such forces is called as such forces are termed as the force of constraint देखिए भाई, आपका कोई रास्ता है, आप रास्ते में मोशन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में कोई भी पार्टिकल है मोशन करेगा तो उसके बीच में कोई ना कुछ फोर्स उसे मिलेंगे जो उसके मोशन को कंस्ट्रेंट करेंगे, अपोज करेंगे, तो एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। क्लियर? तो दो पॉइंट है हमारे, पहला पॉइंट है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है, यानी कि ये मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड, ये वो मोशन होती है जो कि प्रोसीड नहीं होती है किसी भी मैनर में। अब जब वो मोशन प्रोसीड नहीं होगी तो ऐसा कुछ ना कुछ फैक्टर वहां काम कर रहा होगा, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, जो आपकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, आपकी से मतलब मेरा पार्टिकल की मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, रुकावट डाल देगा। ठीक है, ऐसे जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एक आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमएससी के एग्जाम के लिए भाई, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपको समझना है, ठीक है, कि ये क्या होती है। ओके, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं हम, तो हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, आपका एक चीज सुनी होगी कि भाई कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे किसी पार्टिकल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो यहाँ पे लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं क्या, द नंबर ऑफ independent ways in which a mechanical system